हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इट वाज द एक्ट नंबर 10 ऑफ 1949, एक्ट नंबर 10 ऑफ 1949। ये क्लासेस IBPS SO लॉ ऑफिसर के लिए हैं। आप अगर इनको ध्यान से पढ़ोगे तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो प्रोफेशनल नॉलेज की क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो मोस्ट लाइकली सही हो जाएंगे। ओके, अगर ध्यान से पढ़ लिया, आपने रट्टा मार लिया, इन नोट्स का रट्टा मार लिया तो हो जाएंगे। ओके, व्हाट इज द ओवरव्यू और मतलब ऑब्जेक्टिव या प्रियम्बल ऑफ दिस एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बनाया गया इस एक्ट को? दिस एक्ट वॉज कंसॉलिडेटेड, दिस एक्ट वॉज मेड और प्रिपेयर्ड और इनेक्टेड टू कंसॉलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी लॉज थे उन सबको कंसॉलिडेट और अमेंड करने के लिए इसको बनाया गया था। ओके, इनेक्ट किया गया था। अब बैंकिंग से रिलेटेड उस समय तक 1949 तक जितने भी एक्ट थे उसमें कौन था? RBI एक्ट था, और भी 2-4 एक्ट रहे होंगे। तो उन सबको कंसोलिडेट करके एक ऐसा रेगुलेटरी एक्ट बनाना कि पूरे बैंक की दशा और दिशा दोनों बदल जाए, इस चीज के लिए काम किया इसने। ओके, इट रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, इंश्योर्स साउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्ट्स डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड एम्पावर्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद एक्सटेंसिव सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी पावर। मैंने क्या बताया कि बैंकिंग रेगुलेशन, बैंक से के को रेगुलेट कैसे किया जाए, वो कैसे डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे किसी के भी इंटरेस्ट को नुकसान ना हो, हैम्पर ना हो किसी का इंटरेस्ट, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया था। ओके, the primary object is to maintain the stability and public confidence in the banking system while allowing bank to conduct legitimate banking business। legitimate जो banking business है वो तो भाई तुम करो, लेकिन स्टेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए बैंक्स में। ऐसा ना हो कि पब्लिक अपना सारा पैसा विड्रॉ करके और उसको घर में रखने लगे, या तो अपने नातेदारी रिश्तेदारी में, या तो पहले जो डेहरी चलती थी, डेहरी जानते हो, उसमें रखने लगे, या अपने घर के लॉकर में रखने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बात याद रखनी होगी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पज क्या था, वो हमने आपको बता दिया। डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या था और कमेंसमेंट क्या था। इनेक्टेड ऑन 10th of March 1949 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 16th of March 1949। आपको क्या करना है, इसको रट्टा मार लेना है, रट्टा मार लो। इन सबको रट्टा मारने के लिए क्या करना है, A4 साइज की 5-6 सीट लोगे और उन 5-6 सीट पे को 4 हिस्से में डिवाइड करोगे हर एक सीट को। इसमें मान लो RBI एक्ट लिख लिया, इसमें रेगुलेशन लिख लिया, बैंकिंग रेगुलेशन, इसमें फेमा लिख लिया, इसमें सरफेसी लिख लिया। इसके इनेक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट और शॉर्ट टाइटल, इसमें इनेक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट, शॉर्ट टाइटल, इसमें इनेक्टमेंट डेट, ऐसे करके और उसको क्या कर लेना है, रट लेना है, जिससे कि एग्जाम के मतलब एग्जाम वाले दिन भी जब हम एग्जामिनेशन हॉल में घुसने जा रहे हों उसके 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले भी हम एक बार उसको क्या करें, रिवाइज कर सकें। ठीक है, एप्लीकेबल किस किस पे होता है, अप्लाइज टू ऑल बैंकिंग कंपनी। जो बैंक्स होते हैं दे आर आल्सो अ कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, जस्ट लाइक लीगल नैरेटिव प्राइवेट लिमिटेड। इट डज नॉट अप्लाई टू प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ये याद रखना जरूरी है कि किन पे अप्लाई नहीं होता है। तो इट डज नॉट अप्लाई टू प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज और सर्टेन लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज अनलेस दे यूज द वर्ड बैंक। जब अगर उनके जैसे खाली कोई एक सोसाइटी है वो अपने पीछे कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड यूज करती है तो उन पे ये एक्ट जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो लागू नहीं होगा।
लेकिन अगर वही कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने पीछे, अपने नाम के पीछे, जैसे मान लो लीगल नैरेटिव एक क्या होता, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता, और इसने क्या नाम रखा होता अपना, लीगल नैरेटिव, लीगल नैरेटिव कोऑपरेटिव बैंक। जैसे ही ये बैंक वर्ड लगा इसमें, वैसे ही क्या आ गया, ये भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के परव्यू में आ गया। अब कोई भी इसमें हमको अगर काम करना होगा, इसमें अगर हमको कोई भी निर्णय लेने होंगे, डिसीजंस लेने होंगे, दैट डिसीजन नीड्स टू बी टेकन एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, ये बात समझ में आ गई। पार्ट 5 अप्लाइज टू कोऑपरेटिव बैंक्स विद मॉडिफिकेशन। इस चैप्टर का जो पार्ट 5 है, ये भी याद रखना कि कौन सा पार्ट लगता है कोऑपरेटिव बैंक्स पे। तो पार्ट 5 जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स पे लगता है। इट ओवरराइड्स द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अर्लियर कंपनीज एक्ट 1956 इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सेक्शन 5 कैपिटल ए। भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट ओवरराइड्स द कंपनीज एक्ट 2013 और 1956। तो हमको ये बात याद रखनी होगी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ओवरराइड करता है, और इसकी पावर कहाँ पे दी गई, सेक्शन 5 कैपिटल ए में दी गई है। ये बात याद रहेगी। यही छोटी छोटी चीजें ऐसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं, और हम लोग कौवा जैसे मुंह फैला करके बैठे रहते हैं। ठीक है, वो काम नहीं होना चाहिए। याद रहेगा सबको। तो हमको इस स्ट्रेंजर से क्या समझ में आएगा कि ये प्राइमरीली बैंकिंग पे लागू होता है, लेकिन ये नहीं लागू होता है कहाँ पे, एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, जब तक वो बैंक यूज नहीं करेंगे। और पार्ट 5 कहता है कि कोऑपरेटिव बैंक्स पर अप्लाई हो जाएंगे विद मॉडिफिकेशन, और ये ओवरराइड करता है किसको, कंपनीज एक्ट 2013 को, जो कि पहले 1956 का हुआ करता था। ओके, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। मान लो कि कंपनीज एक्ट और रेगुलेशन एक्ट दोनों आपस में भिड़ गए, तो कौन जीतेगा, रेगुलेशन एक्ट जीतेगा। ओके, हमने पूरे एक्ट की स्कीम लिख दी है, और इस स्कीम में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी ये बात लिखी हुई है कि पार्ट 5 जो है, सबसे पहली बात कितने पार्ट हैं, तो 5 पार्ट हैं। इनको अलग अलग पार्ट नहीं ऐसे जोड़ा जाता है। अगर अलग अलग पार्ट भी जोड़ लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे जनरली अलग अलग नहीं जोड़ेंगे। ओके, तो हमको ये बात पता चल जाएगी कि किस पार्ट में कहाँ पे किस चीज़ का पावर, किस चीज़ का, जैसे नॉमिनेशन, सेफ कस्टडी, लॉकर, तो इसी से हमको आइडिया लग जाएगा ओवरऑल। ओके, अगर हम इन 5 लाइन 6 लाइन को पढ़ लेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा कि हम एग्जाम में कैसे करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। हमारा अल्टीमेट पर्पज है कि हम एग्जाम में करेक्ट आंसर तक पहुंचे। ये कोई रिटन एग्जाम तो हो नहीं रहा है कि हमको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और हम तभी लिख पाएंगे कोई आंसर को, नहीं। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स हो और चाहे मेंस हो, दोनों का पेपर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और उसमें हमको ओवरऑल आइडिया होना जरूरी है कि अगर ये वाला इस पार्ट में है, इसमें ये चीज़ दी हुई थी, इसका मतलब ये वाला आंसर होगा। ये बात ठीक है, समझ में आ रही बात। कब होगा सुपर सेशन बोर्ड का, ये सब लिखा हुआ है। बैंकिंग कंपनीज कहाँ कहाँ पे गवर्न होंगी, कैसे रेगुलेट होंगी, क्या कोर प्रोविजन होगा, वो चीज़ें ऐसे बाकायदा लिखी हुई है। मानसी बेटा समझ पा रही हो, सुमनदीप कौर। तो अगर इस तरह से इसको ध्यान में रखोगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जो कि पूछा जाता है, वो है सेक्शन 5 इंटरप्रिटेशन क्लॉज, या कहते हैं डिफिनीशन क्लॉज। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन इसमें है, मतलब खैर डिफिनीशन तो हर एक्ट की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो पहला जो हमको डिफिनीशन याद रखनी है वो बैंकिंग की याद रखनी है। सेक्शन 5 क्लास बी में बैंकिंग को डिफाइन करते हुए बताया गया है कि बैंकिंग होता क्या है। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट रिपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज मतलब जैसे कई बार होता है फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, वो जब डिमांड पे नहीं, जब तुम डिमांड करोगे तब नहीं मिलेगा। 2 तरीके का डिपॉजिट होता है, एक टाइम डिपॉजिट होता है और एक डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड, ये इसको हम चालू खाता या करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट कहते हैं।
इसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल ऐसे के लिए जमा किया जाता है वो। ओके। डिमांड वाले में क्या होता है कि जैसे चालू खाता, हमने अभी 2,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा किया, हम 2,000 रुपये जब चाहेंगे तब निकाल लेंगे। ओके, तो वो है डिमांड डिपॉजिट। ओके, तो ये बात याद रखना। ठीक है। बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग में मतलब बैंक से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनको करने को हम बैंकिंग कहते हैं। ठीक है। कोर डिफिनीशन जो है वो डिस्टिंग्विश करती है ट्रू बैंकिंग फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और चिट फंड एक्टिविटीज। वो एग्जैक्ट डिफिनीशन जो है वो हमको ये बता देती है कि एनबीएफसी और एक्चुअल बैंक कैसे डिफरेंट है, अलग अलग है। ओके। 5C में बैंकिंग कंपनी को डिफाइन किया गया। एनी कंपनी व्हिच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इज कॉल्ड बैंकिंग कंपनी। 5CA में बैंकिंग पॉलिसी को डिफाइन किया गया। 5CC में ब्रांच, 5H में मैनेजिंग डायरेक्टर, 5NI में स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक, 5NE में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड 5L में रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर RBI एक्ट 1934। ये बात ठीक है, ये याद रहेगी सबको। तो इस तरीके से हमको याद रखना है। ओके। कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिमांड लायबिलिटीज क्या होती हैं, तो सेक्शन 2F में डिमांड लायबिलिटीज डिफाइन की गई हैं। डिमांड लायबिलिटीज, ठीक है। कंपनी कहां पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 5D में कंपनी डिफाइन किया गया है। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज कहां पे डिफाइन की गई? सेक्शन 5A में अप्रूव्ड सिक्योरिटीज डिफाइन की गई है। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। समझ पा रहे हो ना कि मैं जो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो इन सारी चीजों को हमको क्या कर रखना है, याद रखना है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड रेस्ट्रिक्शन, सेक्शन 6 और 9 में किस तरीके के बिजनेस होंगे और उन पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, इनके बारे में हमको जानना जरूरी है। अच्छा, एक और एक्ट मतलब क्या कहते हैं उसको, एक और डिफिनीशन थी, वो डिफिनीशन याद रखना। स्पॉन्सर बैंक, स्पॉन्सर बैंक, स्पॉन्सर बैंक कहां पे डिफाइन किया गया? सेक्शन 2NB में डिफाइन किया गया। ठीक है। स्पॉन्सर बैंक, ये याद रखना। स्पॉन्सर बैंक होता क्या है ये मैं बता देता हूं। जो रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में डिफाइन किया गया है, उसी तरीके से इसकी मीनिंग होती है स्पॉन्सर बैंक की। स्पॉन्सर बैंक का मतलब होता है ऐसा बैंक, ऐसा पेरेंट बैंक जो किसी छोटे बैंक को क्या करता है, स्पॉन्सर करता है, चलाता है, पैसे देता है कि भैया जाओ तुम सस्टेन करो। जो भी कंपनी, जो भी बैंक, जो भी इस तरह की चीज पैसे दे करके किसी को सपोर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर बैंक। मतलब जो सपोर्ट कर रहा होगा दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर बैंक। ओके। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड रेस्ट्रिक्शन, सेक्शन 6 to 9 में बताया गया है कि सेक्शन 6 में बताया गया है कि बैंकिंग कंपनी में एंगेज इन 15 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन एडिशन टू कोर बैंकिंग, बोरोइंग, लेंडिंग, बिल, लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट, वॉल्ट, एजेंसी बिजनेस, गारंटी, ट्रस्ट एटसेट्रा। 15 तरीके का काम कर सकते हैं लोग। ओके। कितने तरीके का? 15 तरीके। और ये चीजें हमको क्या करनी है, पढ़ लेनी है। पढ़ लेनी है, या तुम एक बार बैरक से देख लोगे और फिर उसके बाद में क्या करने लेना, इसमें ही अपने तुम थोड़ा 1-2 पॉइंट और नोट डाउन कर लेना। और क्या करना कि चीजों को समझने की कोशिश, सिर्फ रटने की नहीं, समझने की कोशिश करो कि किस एनालॉजी पर, एनालॉजी हम लोग पढ़ते हैं ना, किस एनालॉजी पर ये काम कर रहे हैं। अगर ये सारा काम कर रहे हैं तो इनका क्या पर्पज है। तो अगर आप उस पर्पज को समझ जाओगे तो कभी भी अगर आएगा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ और फंक्शन ऑफ द बैंक, तो आपको पता चल जाएगा कि ये
वाला काम इस एनालॉजी पे ये चीज कर रही थी तो बैंक ये वाला काम कर रहा होगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हमको पकड़ना है। सेक्शन 7 कहता है ओनली बैंकिंग कंपनीज कैन यूज वर्ड बैंक, बैंकर, बैंकिंग इन द नेम ऑफ बिजनेस। मतलब जिस दिन तुमने बैंक, बैंकर ये सारे वर्ड यूज किए अपने नाम के साथ, उसी दिन तुम क्या हो गए? बैंक हो गए। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, तुम बैंक हो गए। ओके। सेक्शन 8 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग कैन नॉट डील इन बाइंग, सेलिंग, बार्टरिंग goods except realization of security or collection of negotiation of bills। भैया ये जो बैंकिंग कंपनी है क्या बाइंग, सेलिंग, बार्टरिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है गुड्स के? द आंसर इज नो। कौन प्रोहिबिट करता है? सेक्शन 8 प्रोहिबिट करता है। ठीक है, कौन प्रोहिबिट करता है? सेक्शन 8। नॉन बैंकिंग assets, immovable property must be deposited within 7 years। RBI can extend to 5 year, मतलब 5 साल और बढ़ा सकती, 12 साल। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना। ठीक है, अगर बैंकिंग कंपनी ने, मान लो SBI ने कोई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी से कॉन्फिस्केट की, किसी ने अगर इनसे लोन ले रखा था, लोन, और इस लोन को चुका नहीं पाया वो इंसान, तो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्होंने क्या कर ली? कॉन्फिस्केट कर ली। और जब इन्होंने कॉन्फिस्केट की तो ये उस प्रॉपर्टी को मैक्सिमम कितने दिन तक के लिए रख सकते हैं? 7 सालों के लिए रख सकते हैं। कितने सालों के लिए? 7 सालों के लिए रख सकते हैं। लेकिन इस 7 साल को भी RBI कैन एक्सटेंड बाय 5 इयर्स, 5 साल तक के लिए और भी उसको बढ़ा सकता है। कौन? RBI। यानी टोटल 12 साल। याद रहेगा? यस और नो? ठीक है। Prevents bank from becoming trading houses or holding distressed asset indefinitely। अब ये नहीं कि ये ट्रेडिंग कर, भैया अगर तुम ही ट्रेडिंग करने लगोगे तो बैंकिंग वाला काम कौन करेगा? और जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको लोन कौन देगा? क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं दे आर सस्टेनिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बैंक्स। बैंक फाइनेंस करता है, बैंक पैसे देता है, उसके बाद में ये लोग सस्टेन कर पाते हैं, अदरवाइज सस्टेन ना कर पाए। इनका वायोलेशन अगर करोगे, मान लो कि तुम वापस नहीं करते हो, नहीं डिपॉजिट करते हो RBI के पास, तो तुमको पेनाल्टी लगेगी। कितनी? सेक्शन 46 के अंतर्गत। ओके। मैनेजमेंट और गवर्नेंस कैसे करना है बैंक्स का? सेक्शन 10 बताता है कि एटलीस्ट 51% ऑफ द बोर्ड मस्ट हैव स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टीज। किसमें? इन अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चरल, रूरल इकोनॉमी, बैंकिंग, कोऑपरेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लॉ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एटसेट्रा। ये याद रखना, ये सारे वर्ड याद रखना कि बोर्ड के मेंबर को कौन कौन सी चीजें आना जरूरी है। तो कौन कौन सी चीजें? अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी के बारे में, बैंकिंग, कोऑपरेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लॉ, हम लोग भी हो सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एटसेट्रा। ठीक है। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल और रूरल इकोनॉमी, कोऑपरेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होने चाहिए। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। ठीक है, याद रखना। सेक्शन 10B एंड 10BB, एवरी बैंकिंग कंपनी मस्ट हैव अ होल टाइम चेयरमैन or part-time chairman plus full-time managing director। RBI can appoint in case of vacancy, term up to 5 years। सभी बैंकिंग कंपनी को एक होल टाइम चेयरमैन बनाना ही होगा। ओके, आप समझ पा रहे हो ना? और RBI अगर नहीं बना पाए तो क्या कौन अपॉइंट कर देगा? RBI अपॉइंट कर देगी इन केस ऑफ वैकेंसी। टर्म कितना हो सकता है? अप टू 5 इयर्स हो सकता है। और इसको
रिन्यू भी किया जा सकता है, मतलब इट इज रिन्यूएबल, इट इज रिन्यूएबल। जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है। सेक्शन 12 में बताया गया है कि सब्सक्राइब कैपिटल होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ ऑफ द अथराइज्ड कैपिटल। बैंकिंग कंपनी का सब्सक्राइब्ड कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ ऑफ द अथराइज्ड कैपिटल होना चाहिए, ओके। और पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, अथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, इसके निटी ग्रिटीज में घुसने की जरूरत नहीं है। बस खाली इतना वर्डिंग याद रखो या वर्डिंग को देख लो और पहचान लो, बस। ये बात ठीक है, समझ पा रहे हो? सेक्शन 12 कैपिटल बी 2013 अमेंडमेंट, prior to the RBI approval required for acquisition of 5% or more shares, voting rights, individually or acting in concert, including relatives, associate enterprises, RBI can reject on ground of public interest, banking policy or prejudicial conduct, ठीक है। RBI क्या कर सकता है? इनको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। बैंकिंग एप्लीकेशन का क्या देखेंगे, मतलब कैसे इसका यूज है इस वाले सेक्शन का। ये वाला सेक्शन इंश्योर करता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा एंड इट प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल, मीनिंग देयर नीड्स टू बी ए फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया इन बैंकिंग। मतलब अगर बैंकिंग बिजनेस चलाना चाहते हो देन यू नीड्स टू बी फिट एंड प्रॉपर, ठीक है, याद रहेगा। प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है? सेक्शन 11 कहता है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व वेरीज फॉर ऑल इंडियन वर्सेस फॉरेन बैंक्स हायर इफ ब्रांचेस इन मुंबई एंड कोलकाता। प्रूडेंट मतलब दिमाग लगा करके अच्छे से देख के कि जुडिशियस डिसीजन लिया जा रहा है, प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं सब। सेक्शन 17 कहता है एवरी बैंकिंग कंपनी मस्ट क्रिएट अ रिजर्व फंड एंड ट्रांसफर नॉट लेस देन 25% ऑफ नेट प्रॉफिट एवरी ईयर। एक रिजर्व फंड बनाना होगा कि अगर कोई कंटिजेंसी आती है तो उस कंटिजेंसी से तुम कैसे निपटोगे, ओके। सेक्शन 18 कैश रिजर्व टू बी मेंटेन्ड विद RBI परसेंटेज नोटिफाइड बाय द RBI, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो CRR आपने सुना होगा, किस सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 18 में। सेक्शन 24 कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो परसेंटेज ऑफ एसेट, इसको लिख लो। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, ठीक है। Percentage of asset in cash, gold, approved securities, currently flexible but historically 25 to 40% रखना ही रखना पड़ता था। Assets in India requirement कहाँ पे बताया गया है? सेक्शन 25 में बताया गया है, ठीक है। ये क्यों, ये सारी रिक्वायरमेंट क्यों है? ये सारी रिक्वायरमेंट इसलिए हैं क्योंकि इनकी लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी बनी रहे। अगर नॉन कंप्लायंस होता है इनका देन इट अट्रैक्ट्स पेनाल्टीज एंड RBI डायरेक्शंस। अगर तुम इनको कंप्लाई नहीं करोगे तो इससे क्या हो जाएगा? पेनाल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी, ओके। सेक्शन 2020 कैपिटल A 2021 ये क्या कह रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन है किन में? लोन और एडवांसेस। किन को तुम लोन और एडवांस नहीं दे सकती हो? रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, फर्म्स इन व्हिच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, कंपनीज इन व्हिच डायरेक्टर्स होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एटसेट्रा। मतलब बैंकिंग कंपनी अपने ही डायरेक्टर को लोन नहीं देगी, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, कि किसको लोन नहीं देगी? अपने ही डायरेक्टर को लोन नहीं देगी। RBI कहता है, सॉरी सेक्शन 21, RBI कैन कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनीज। इसी मतलब
कि बैंकिंग कंपनी किसको लोन देंगी, कैसे देंगी, कितने इंटरेस्ट रेट पर देंगी, इन सारी चीज़ों को भी रेगुलेट कौन कर सकता है? अपना आरबीआई कर सकता है। ठीक है। सेक्शन 21 कैपिटल ए, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक नॉट सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी बाय द कोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं बैंक वाले, एक कोर्ट स्क्रूटिनाइज नहीं करेगी कि भैया तुम 15% हमसे कैसे चार्ज कर लिए, हमको तो 11% देना चाहिए था। ओके, ये नहीं होगा। अब इससे क्या होता है कि ये इनसाइडर अब्यूज रुक जाता है, और जो जैसे मैंने बड़ी कंपनी खोल रखी है, मैं खुद को ही लोन दे दूंगा, मैं बड़ा आदमी बनता चला जाऊंगा, लेकिन हमारी कंपनी तो डूब जाएगी, क्योंकि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। कृपाशंकर पांडे और लीगल नैरेटिव दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। लेकिन अगर लीगल नैरेटिव एक बैंक होता और बैंक से कृपाशंकर पांडे लोन लेता चला जाता, तो कृपाशंकर पांडे तो अमीर हो जाता, लेकिन लीगल नैरेटिव प्राइवेट लिमिटेड तो गरीब हो जाता। तो इस चीज को रोकने के लिए भी क्या किया गया है, इन सारी चीजों को कि मतलब कैसे उन पर रोक लगाया जाएगा, इस चीज की व्यवस्था की गई है। लाइसेंसिंग कैसे होगा, उनके ब्रांच कैसे रहेंगे, आरबीआई सुपरविजन कैसे करेगा। ठीक है। सेक्शन 22 कहता है नो कंपनी कैन कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस विदाउट आरबीआई लाइसेंस। ठीक है। आरबीआई का लाइसेंस चाहिए होता है तुमको बैंकिंग का बिजनेस करने के लिए। आरबीआई कैन कैंसिल लाइसेंस ऑन वेरियस ग्राउंड इंक्लूडिंग अनसेफ प्रैक्टिसेस अनसेफ होंगी। ठीक है। अगर ऐसी अनसेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो तो क्या कर दिया जाएगा, तुमको बैन कर दिया जाएगा। ओके। तो लाइसेंस किस सेक्शन में लिया जाना है? सेक्शन 22 में इसकी रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 23 कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग न्यू ब्रांचेस आर ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग वन विदाउट आरबीआई परमिशन। विदाउट आरबीआई के परमिशन के भैया तुम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो। आरबीआई पावर ऑफ इंस्पेक्शन रूटीन और स्पेशल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। सेक्शन 35 में आरबीआई रूटीन या स्पेशल इंस्पेक्शन कर सकता है। 35 कैपिटल ए में आरबीआई कैन इश्यू डायरेक्शंस टू द बैंक कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट आर टू प्रिवेंट अफेयर्स बीइंग कंडक्टेड इन डेट्रीमेंटल मैनर। ठीक है। इस चीज को भी कौन करेगा? कंट्रोल आरबीआई इश्यू कर देगा, डायरेक्शन इश्यू कर देगा। ओके। 35 कैपिटल ए सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज आरबीआई टू इश्यू डायरेक्शन टू बैंक्स टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स। अगर बैंक्स के एसेट्स जो है स्ट्रेस्ड हैं तो ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को इश्यू करवा सकते हैं। पेनल्टीज क्या क्या लगेंगी? 46, 47, 46 बताता है कि पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर तुम कॉन्ट्रावेन करते हो तो तुम्हारे मतलब कोई भी प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अगर तुम कॉन्ट्रावेन करते हो एज ए बैंक तो तुम पे पेनल्टी लगेगी, फाइन अप टू 1 लाख रुपीज और ट्वाइस द अमाउंट इन्वॉल्व्ड। इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है डायरेक्टर्स वगैरह का। ठीक है। सेक्शन 47 कैपिटल ए कहता है कि आरबीआई कैन इम्पोज पेनल्टी डायरेक्टली ऑन बैंकिंग कंपनी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और आरबीआई डायरेक्शन अप टू 1 करोड़ और ट्वाइस द गेन और लॉस अवॉइडेड। ओके, याद रहेगा। अमलगमेशन सस्पेंशन वाइंडिंग अप कैसे करोगे? सेक्शन 44 कैपिटल ए कहता है प्रोसीजर फॉर अमलगमेशन ऑफ द बैंकिंग कंपनीज। ये अमलगमेशन के लिए क्या रिक्वायर होता है? रिक्वायर्स आरबीआई सैंक्शन एंड शेयर होल्डर्स अप्रूवल। इन नीडेड है, जरूरी है। ओके। सेक्शन 45 कहता है आरबीआई कैन अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एंड प्रिपरेशन ऑफ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन यूज्ड इन बैंक फेलियर। ठीक है। कौन बनाएगा? आरबीआई। ठीक है। एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव बैंक्स पार्ट 5 सेक्शन 56 एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन 2020 के अमेंडमेंट से लिया गया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लार्जली अंडर द फुल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फ्रेमवर्क विद सम रिलैक्सेशन। मतलब अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत ले आया गया है, लेकिन अगर कोई प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है तो उसको नहीं लाया गया अभी भी। ओके। कुछ जजमेंट्स याद रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस पियरलेस जनरल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट 1987 का है, हमने उसमें नोट्स में लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेना। रिसेंट के अमेंडमेंट्स भी पढ़ लेना। 12 जुलाई
2026 तक जितने भी हुए थे हमने उनको नोट डाउन कर दिया है। ओके, हाईएस्ट वेटेज टॉपिक हैं, इनमें भी लिख दिया है कि हाईएस्ट वेटेज टॉपिक कौन से हैं। IBPS SO लॉ ऑफिसर्स के लिए वेरी हाई है, इनका भी वेरी हाई है वेटेज। ठीक है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट का फ्लो चार्ट हमने बना दिया है, आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है कि लाइसेंसिंग का प्रोसेस क्या होगा, RBI की डायरेक्शंस कैसे फ्लो करेंगे, अमलगमेशन कैसे होगा, ये सारे लिखा हुआ है। एक कंपेरेटिव टेबल बना दिया है कि बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बीच में कंपैरिजन कैसे करोगे, उन सारी चीज़ों को भी बनाया गया है कि कौन से एस्पेक्ट में कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट विड्रॉल ऑफ बाई चेक तो बैंकिंग कंपनी कर सकती है, यस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कर सकती है कि नहीं कर सकती, तो नहीं कर सकती है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड। यूज ऑफ वर्ड बैंक परमिटेड ओनली विद लाइसेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में प्रोहिबिटेड है, बैंक वर्ड यूज नहीं कर सकते। RBI रेगुलेशन बैंकिंग कंपनी पे फुली लागू होता है, NBFC पे लाइटर मतलब थोड़ा कम लागू होता है। CRR SLR कैश रिजर्व रेशियो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंकिंग कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए जनरली मैंडेटरी नहीं होता है। तो हमको ये बातें याद रखनी होंगी। ठीक है, सेक्शन 46 में कोर्ट इम्पोज करता है पेनल्टी, फाइन अप टू 1 लाख रुपीज और ट्वाइस द अमाउंट प्लस इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 47 में RBI इम्पोज करता है अप टू 1 करोड़ प्लस ट्वाइस द गेन एंड लॉस अवॉइडेड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकायदा लिख दी गई हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ मेहनत करके रट लेना है। याद रखना कि चरण चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। अगर आप लोग मेहनत करना चाहोगे तो इस धरती पर कोई भी शक्ति नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक सके। ओके, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।